हाँ, तो हम लोग NIOS का डेटा एंट्री सब्जेक्ट चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और छोटा सा चैप्टर है, करीब 15 पेज का। तो इसमें आपको पहले मेन पॉइंट्स बता देता हूँ और उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 10-15 मिनट की होगी और इतने में आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और ये आपको आराम से याद भी हो जाएगा। तो पहले मैं आपको इसका नोट्स दे देता हूँ और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए, अगर आपको इसकी बुक नहीं मिली है डेटा एंट्री सब्जेक्ट की, तो मैं आपको ये बुक का लिंक दे दूँगा या बुक का PDF ही दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। जैसे इसका चैप्टर में पूछा गया है कि इसमें इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस किसको बोलते हैं, CPU किसको बोलते हैं, और लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस, इन्हीं सब के बारे में बात हुई है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर में एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर को डिफाइन और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन, और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस, और कंप्यूटर लैंग्वेज और उसका क्लासिफिकेशन। तो वैसे मैं आपको उसका नोट्स दिखा देता हूँ। ये उसका ये 3 पेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस ये आपको 3 पेजेस याद रखने हैं और उसके बाद ये पूरा चैप्टर होगा कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें मैं सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया हूँ, तो आप भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको PDF में दे दिया। तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, सबसे पहले पूछा है तो कंप्यूटर का डिफिनीशन लिखा है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इसका या तो ये डिफिनीशन आप लिख दीजिए, या फिर अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आया है तो कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। इट कैन परफॉर्म, a computer can accept data, store data, process data as desired, and retrieve the stored data as and when required, print the result in desired format। 5 चीज़ें हैं, पहला एक्सेप्ट डेटा, दूसरा स्टोर डेटा, तीसरा प्रोसेस डेटा, चौथा रिट्रीव द स्टोर डेटा और पांचवा है प्रिंट डेटा। तो बस इस पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, हम एक इनपुट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 5 चाहिए, 3 + 2 ऐड करना है, तो 3 + 2 हमने इनपुट दिया 3 और 2। उसके बाद ये CPU है आपका, CPU में ये सब आपस में फंक्शन करके कुछ भी करते हैं और आपस में बाद में आपको आउटपुट देते हैं 5। तो ये 3 और 2 आपने इनपुट दिया और आउटपुट आ गया आपका 5। तो अब इसमें क्या क्या है, ये होता है पूरा CPU। इसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। जैसे CPU कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस। पहला, इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट, स्टोर्स डेटा, प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, गिव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। इसी के बारे में दिया। तो सबसे पहले इसमें लिखा इनपुट। इनपुट मतलब होता है कि आपका जो डेटा एंटर कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनपुट। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं सुपरविजन यूनिट, मतलब कि ये क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है 3 प्रोसेसेस को, इनपुट को, प्रोसेसिंग को और आउटपुट को। ये 3 चीज़ को सुपरविजन करता है कंट्रोल यूनिट। फिर इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना, सुपरविजन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर।
अब दूसरा मेमोरी यूनिट, हमने जो ब्लॉक डायग्राम में देखा था, कंट्रोल मेमोरी यूनिट सबसे ऊपर, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आते हैं। तो मेमोरी यूनिट स्टोर करता है डेटा को, मेमोरी मतलब मेमोरी क्या काम करता है, स्टोर करता है डेटा को, तो आपसे याद रख सकते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ALU, ALU का डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिए। ALU क्या करता है, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक फंक्शंस करता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इतना याद रखिए। लॉजिक एंड कंपैरिजन, तो ऐसा भी पूछ सकता है, लॉजिक एंड कंपैरिजन में कौन काम आएगा, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, तो इसमें आपको लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक 5 ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। तो मैंने वही 5 ऑपरेशन बताए थे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 5। दीज आर, पहला एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट, दूसरा स्टोर डेटा, तीसरा प्रोसेस डेटा, चौथा गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, पांचवा कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन CU, ALU एंड CPU। तो ALU का डिफिनेशन ये दिया है कि ये आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता है। आपको बस इसका ये पता होना चाहिए कि करता क्या है, उसके बाद तो आप आगे अपनी लाइन में बना सकते हैं ये क्या कहना चाहता है। इसका मतलब CU मतलब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में बोला आपको, आप याद रखिए सुपरविजन, सुपरविजन 3 चीज़ का, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का, तो इसके हिसाब से फिर आपको पूरा आंसर बना सकते हैं इसके हिसाब से। और CPU हम तीनों को मिला करके बोलते हैं, CPU तीनों में मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मिला के बोलते हैं कि पूरा एक CPU है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे तो ALU और CU को ही मिला के बोलते हैं सिर्फ, लेकिन इस बार इसमें लिखा हुआ है कि ALU और CU को ही बोलते हैं CPU। तो CPU को यहाँ लिख सकते हैं CPU बराबर ALU प्लस CU। अब पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मतलब होता है बाहर। तो जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के बाहर लगाते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। उसमें आते हैं 3 तरह के, पहला होता है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा होता है अदर पेरिफेरल्स, इनपुट और आउटपुट के अलावा जो हम लगाते हैं। तो हमें एग्जाम्पल मेन हमें याद रखना चाहिए, पेरिफेरल डिवाइसेस के 3 टाइप्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट और अदर पेरिफेरल्स। इनपुट और आउटपुट मेन होते हैं, अदर पेरिफेरल्स वैसे दिया है। इनपुट डिवाइसेस का नाम याद होना चाहिए। इनपुट डिवाइसेस का मतलब कि जो ऐसे डिवाइसेस जिससे हम इनपुट दे सकें, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में 7 एग्जांपल्स हैं, आपको याद होना चाहिए। अब कीबोर्ड का मतलब कि कीबोर्ड जैसे हमें ऐड करना है तो हमें इनपुट देना पड़ेगा, तो कैसे देंगे कीबोर्ड से कि 3+4 लिखना है, तो इनपुट हमें देना। इनपुट का मतलब कि हम कंप्यूटर को कैसे बता रहे हैं, किस वे है, तो वे उसको देने के हमारे कई तरीके हैं। तो इन तरीकों का कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, इनपुट देते हैं कीबोर्ड से। माउस हम टच करके क्लिक करके इनपुट अपना देते हैं, माउस में आपने देखा होगा, कीबोर्ड देखा आपने। लाइट पेन मतलब आपने देखा होगा, इस समय आजकल स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे टीचर्स को आपने देखा होगा कि वो जिस पेन से यूज़ करके उस पर यूज़ करते हैं, लिखते हैं, उसे बोलते हैं लाइट पेन। और ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्कैनर, इसका मतलब नॉर्मली स्कैनर होता है जो कि जैसे आपने देखा, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करवाते हैं, तो वो आपको आपके फ़ोटोज़ को वो एक तरह से आप इनपुट करते हैं और वो कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाता है। तो वो आपका इनपुट होता है, आपका फ़ोटो, और वो जा कर के आपके कंप्यूटर में फीड हो जाता है, मतलब सेव हो जाता है। और आपने देखा, आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपके सिर्फ एक बारकोड से वो आपके पूरे प्रोडक्ट को जान जाता है, मतलब कि वो भी एक स्कैन करता है उस बारकोड को, और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद वो पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, जैसे यही प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये बारकोड लगा हुआ है, इस बारकोड से पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है। तो ये इसको स्कैन करने के लिए आता है बारकोड स्कैनर। और आपने चेक के नीचे लाइनिंग देखे होंगे, उसको बोलते हैं उस MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो वैसे ही वो भी एक इंक कैरेक्टर रीडर है। और आता है OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सारे इसमें लिखा हुआ है बुक्स में। अब मैं आपको ये बुक टिक किया हूँ इस बुक में, और आप इसको देख सकते हैं। और मैंने जो नोट्स दिया है आपको, उस नोट्स को आप पढ़िए, और उसमें सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से कम टाइम रिवीजन करने के लिए वो काफ़ी है वो नोट्स।
और ये मैं बस चैप्टर को समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। फिर कीबोर्ड आप समझ गए, माउस समझ गए, लाइट पेन समझ गए, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्कैनर समझ गए। टच स्क्रीन का मतलब कि आप अगर अब आपका फ़ोन ही हो गया कि इसमें आप इनपुट देते हैं, कैसे आप उसको टच करते हैं तो आपका ये इनपुट हो जाता है। तो ऐसे इनपुट डिवाइस में एक टच स्क्रीन है। माइक्रोफोन, अभी आप जैसे अभी यूट्यूब पे भी आपको कुछ प्ले करना है या कुछ सर्च करना है तो आप अपने वॉइस से सर्च करके कंप्यूटर मतलब आप उसको सिस्टम को बताते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो आपने जो अपना वॉइस दिया वो अपने फ़ोन के माइक्रोफोन के थ्रू दिया। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जो माइक्रोफोन यूज़ करते हैं वो इनपुट के लिए यूज़ होता है, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल आपको इसका फोटो दिखाते हैं। माउस के जैसे ट्रैक बॉल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो आप देख सकते हैं ट्रैक बॉल ये रहा, ये ट्रैक बॉल। तो आप इसमें इसको आप 360 डिग्री इस बॉल को घुमा सकते हैं। ये जो बॉल आपको दिख रहा है ये आप इसको इसके थ्रू अपने कर्सर को पूरा घुमा सकते हैं 360 डिग्री में। तो ये ट्रैक बॉल, और इसको आप पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। तो ट्रैक बॉल में ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब आता है पहला इनपुट डिवाइस आपका खत्म हो चुका, दूसरा डिवाइस आता है आउटपुट डिवाइस इसका। तो आउटपुट मतलब कि जो आपने इनपुट दिया अब उसके बाद आपको उसका आउटपुट, जैसे आपने 3+2 दिया तो इन माइक वो कीबोर्ड से तो आपने दे दिया 3+2, अब वो डिस्प्ले 5 कहाँ पे होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि 5 है इसका आंसर, तो आपको कहीं ना कहीं देखना है उसको। तो उसको देखने के लिए आपके पास एक आउटपुट के लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमें आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। मॉनिटर आप जानते हैं, मॉनिटर टीवी के जैसा होता है। तो मॉनिटर भी दो तरह का होता है, CRT और एक LCD। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। पुराने ज़माने के जो मॉनिटर्स होते थे बड़े बड़े हांडी वाले टीवी जिसको बोलते थे, तो वो उसे बोलते थे CRT। उसके अंदर कैथोड की एक ट्यूब रहती थी, वैक्यूम ट्यूब होती थी, उसके थ्रू उसमें लाइट जलती थी और उसके थ्रू हम देख सकते थे कैथोड रे ट्यूब में। और एक आता है दूसरा LCD, जो आजकल के जो स्लिम मॉनिटर्स होते हैं पतले वाले, उसे बोलते हैं LCD। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसका CRT का कैथोड रे ट्यूब। मैंने जो जो येलो से और ऑरेंज से हाईलाइट किया है बस उन्हीं पॉइंट्स को आप याद रखिए, और ये सारे आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। तो आ गया CRT और लिक्विड डिस्प्ले। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब होता है, अब आप मॉनिटर आप समझिए, प्रिंटर मतलब कि अगर आपने 3+2 दिया अब उसको आपको पेपर पे प्रिंटेड चाहिए वो आउटपुट, तो उसके लिए आपको प्रिंटर होना चाहिए। तो प्रिंटर क्या करता है, आपके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है और वो एक प्रिंट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करता होता है। तो प्रिंटर कई तरह के होते हैं, पहला लेज़र प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक्स, चौथा लाइन। इसमें से इम्पोर्टेंट होता है लेज़र और एक डॉट मैट्रिक्स। लेज़र बहुत फास्ट होता है, 1 मिनट में वो 200 पेजेस प्रिंट कर सकता है, और ये बहुत फास्ट होता है और ये क्वाइट होता है, मतलब बहुत शांत होता है। इसमें कब प्रिंटर के अंदर पेज जाएगा और कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एग्जांपल दिखाते हैं इस फोटो का जूम करके। ये है लेज़र प्रिंटर। दूसरा आता है इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नॉर्मल प्रिंटर होता है, लेज़र के हाफ प्राइस में मिल जाता है इंकजेट प्रिंटर, लेकिन ये उतना फास्ट नहीं होता है। बस हाँ, उससे थोड़ा फास्ट होता है, उससे थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ठीक ठाक स्पीड होती है। और ये प्रिंट करता है बाई स्प्रेइंग इंक। जो इंकजेट प्रिंटर है वो पेपर पे इंक स्प्रे करके करता है कुछ प्रिंट अपना। ये आपने देखा होगा, इस तरह के प्रिंटर है, यह है प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। फिर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत सस्ता होता है, और ये आपने देखा होगा जो रेलवे की टिकटें होती हैं जो उसके ऊपर जो प्रिंट होता है वो डॉट्स के फॉर्म में होता है। तो जो भी वो प्रिंट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा होता है। और ये प्रिंटर पे प्रिंट होता है बाय रिबन, जो होता है वो प्रिंटर के अंदर जो एक रिबन होती है वो पेपर को हिट करती है और उसके थ्रू प्रिंट होता है उसके ऊपर। तो इसलिए उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट्स के थ्रू प्रिंट करता है। और इसमें जो डॉट्स हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं कैरेक्टर्स पर सेकंड में। ये क्वेश्चन आता है कि कैसे इसको मेजर करते हैं कैरेक्टर्स पर सेकंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPS बोलते हैं।
लाइन प्रिंटर इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ठीक है। फिर आता है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर प्रिंटर तो हम लोग नॉर्मल A4 साइज पेजेस के लिए, जिससे जितनी बड़ी बुक है उतनी बड़ी पेज प्रिंट के पेजेस के लिए हम लोग नॉर्मल इतने साइज़ के पेजेस के लिए हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं। लेकिन प्लॉटर जैसे बहुत बड़ा नक्शा हो गया, या फिर कोई बड़ी ड्राइंग है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का प्लान है बिल्डिंग का, या फिर किसी भी बड़ी बड़ी कोई भी चीज़ का बड़ा डायग्राम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम लोग प्लॉटर यूज़ करते हैं। प्लॉटर भी दो तरह का होता है, पहला फ्लैट बेड और दूसरा ड्रम। यह है पहला फ्लैट बेड और ये दूसरा है ड्रम। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको गाने सुनने हैं तो कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है और इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, ऑडियो के फॉर्म में आपको आउटपुट सुनाई देता है। तो ये हो गया आपका स्पीकर। फिर होता है मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम में आता है हमारा दो तरह के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है पेन ड्राइव। शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा जो लिखा उसका मतलब यही है। मेमोरी के दो फॉर्म, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का एग्जांपल रैम, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल पेन ड्राइव, CD, DVD कुछ भी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है अगर उसका ये कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट होता है। देखिए ठीक है, अगर लाइट ऑफ हो गई, लाइट चली गई तो आपका डेटा इसमें से सारा ख़त्म हो जाता है। अगर आपने जैसे कंप्यूटर ऑन करके पेंट ऑन करके छोड़ा है और लाइट चली गई तो वापस जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो पेंट नहीं खुलेगा, वापस से नॉर्मल कंप्यूटर खुलेगा। और सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव, अगर आपने मान लीजिए लाइट चली गई, वापस आपने पेन ड्राइव लगाया तो जो नॉर्मल पहले डेटा था डेटा वही रहेगा, कोई डेटा गायब नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। अब सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? सॉफ्टवेयर देखिए, पहले होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का सेट बोलते हैं प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम का जो सेट होता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो तीन इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आप हार्डवेयर को किसी भी काम को करने का तरीका बताता है। और सॉफ्टवेयर के एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स, एक एग्जांपल कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दूसरा एग्जांपल होता है यूटिलिटीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो होते हैं, जनरलाइज पैकेज, कस्टमाइज पैकेज। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जो आपके साथ कंप्यूटर के साथ पहले से आया होता है। जैसे कि आप विंडोज़ सुनते हैं कि आपने अगर नया PC खरीदा तो उसके साथ विंडोज़ आता है। तो विंडोज़ क्या है? सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। वो एक तरीका है जिससे आप अपने कंप्यूटर से अपनी बातें कह सकते हैं। जैसे आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जा करके आप कुछ भी यूज़ करिए, तो वो आपको एक तरीका बताता है कि हाँ यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा और यहाँ पे जाएंगे तो ये मिलेगा। अब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो बस एक सिस्टम होगा, उसके अंदर अब कुछ यूजेस हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमें पेंट करना है, ड्राइंग करना है, तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज़। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जो हमारे काम के लिए है कि हम कौन सा काम करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि कुछ स्पेसिफिक काम, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है एप्लीकेशन, राइटिंग लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। पहला होता है जनरलाइज पैकेज, दूसरा होता है कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज होता है वो इंसान यूज़र्स के लिए होता है और कस्टमाइज पैकेज होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। तो यूज़र अगर मान लीजिए अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल है MS वर्ड, OpenOffice.org और एक राइटर। दूसरा मान लीजिए आपको एक स्प्रेडशीट बनाना है तो स्प्रेडशीट के लिए आपको पास यूज़ करना पड़ेगा MS एक्सेल, OpenOffice.org। OpenOffice.org एक ऐसा है जो कि सब में यूज़ होता है। ये OpenOffice.org एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर कई ऐप आते हैं, कई सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसलिए एक मेन हेडिंग है। जैसे MS वर्ड का मेन जो पैकेज है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आता है। उसके अंदर अलग अलग ऐप है, अलग अलग ऐप बोल सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं।
तो स्प्रेडशीट, MS ऑफिस, MS एक्सेल, OpenOffice.org। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप MS PowerPoint यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रेस यूज़ कर सकते हैं। OpenOffice.org तो सब में है। डेटाबेस बनाना है आपको, जैसे रिकॉर्ड बना के रखना है कि भाई कौन सा बच्चा आया, कौन सा बच्चा नहीं आया, तो उसके लिए बोलते हैं। या फिर कोई भी जैसे लाइब्रेरी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हमारा ये डेटाबेस वो मेंटेन रहे, और या फिर बच्चों के मार्कशीट हो गए, या फिर आपके साल भर के जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है तो उसको मेंटेन रखने के लिए डेटाबेस यूज़ करते हैं। MS एक्सेस, OpenOffice.org, MS SQL सर्वर और Oracle यूज़ करते हैं। अब आता है ग्राफिक टूल्स। ग्राफिक टूल्स में हमारे आपको ड्राइंग बनानी है तो आप पेंट यूज़ कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमाइज पैकेज बनाते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं किसी कंपनीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आता है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। तो अब हम लोग कंप्यूटर से बातें कैसे करेंगे, हम तो मुंह से तो बोल के बताएंगे नहीं। अब जो भी हमने बोला वो उसको कंप्यूटर, दो तरह से लैंग्वेजेस होते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को। तो एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है, मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज को 0 या 1 बोलते हैं, जिसको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। असेंबली नंबर्स को हम लोग सिंबॉलिक कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के दो टाइप, मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को 0 और 1 या बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक कोड से निमोनिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का पहला पार्ट खत्म, लो लेवल लैंग्वेज। अब दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए उसको, तो उसके लिए हम लोग कोड्स लिखते हैं या सिंटेक्स होता है, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज सिंटेक्स। तो पहला आता है हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। फिर आता है दूसरा कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा आता है फोर्ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सी और एक C++। अब आता है इसमें कंपाइलर और असेंबलर। अब हमने अगर जो भी सॉफ्टवेयर लिखा, सॉफ्टवेयर में कोड लिखा, मतलब कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, अगर उसको हाई लेवल लैंग्वेज से हम लोग उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे चाहिए कंपाइलर। तो हमने जो लिखा उसको बोलेंगे सोर्स प्रोग्राम, और कंपाइलर ने उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब कि सोर्स प्रोग्राम इधर, दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और बीच में कंपाइलर। जैसे इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं। सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज हमने लिखा, कंपाइलर आया, कंपाइलर ने क्या किया, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। दूसरा, अगर असेंबली लैंग्वेज में हमने लिखा, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है निमोनिक्स या फिर सिंबॉलिक कोड्स में, तो अगर हमने उसमें लिखा तो उसमें असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कि सोर्स प्रोग्राम यहाँ पे हो गया असेंबली लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो गया मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे जो हमारा सोर्स प्रोग्राम था हाई लेवल लैंग्वेज था, और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम था वो मशीन लेवल लैंग्वेज था। तो ये रहा हमारा चैप्टर कंप्लीट, और इसके बाद आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आपको आसानी से लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। और मैं आपको, अगर आपको इसके बुक का चैप्टर का, इस बुक का आपको PDF चाहिए तो इस चैप्टर का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। और वो जो 3 पेजेस का PDF है वो भी आप देख लीजिए, उससे आपको उससे शॉर्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। सो पहली बार मैंने ट्राई किया है कोई एक चैप्टर पढ़ाने का। होप यू लाइक दिस। और अगर आपने इसको पसंद किया तो अगर आप इसमें और भी चैप्टर्स का अगर एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट नोट चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ सॉरी। थैंक यू एंड गुड नाइट।